आर्बिट्रेशन एक्ट 1940। मेरा थोड़ा सा आई साइट का इशू था, रोशनी की वजह से वो एलर्जी बन रही थी, तो इसलिए मुझे ग्लासेस लगा के आज लेक्चर रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। आज हमारा 7th लेक्चर है, चैप्टर 5 है। मेरे ख्याल में अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर सुने हैं तो आपको अच्छे से अंदाजा होगा कि आर्बिट्रेशन क्या है, अवार्ड क्या है, कोर्ट से मुराद कौन सी कोर्ट है, और जो आर्बिट्रेटर्स डिसीजन करते हैं, अनाउंस करते हैं, उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है। तो एक दफा फिर हम रिवाइज कर लेते हैं। When a dispute rises between parties and that dispute is settled out of court, resolved out of court, that is called arbitration. और आर्बिट्रेशन के पीछे क्या होता है? आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होता है दैट मस्ट बी इन रिटन, और उसमें पार्टीज की कंसेंट के साथ आर्बिट्रेटर्स और अंपायर अपॉइंट किए जाते हैं जो अनाउंस करते हैं डिसीजन, जो मैटर उनको रेफर किया जाता है, और उसको अवार्ड कहा जाता है। अवार्ड को फिर रूल ऑफ कोर्ट बनाया जाता है, कोर्ट के अंदर सेक्शन 14th के अंदर फाइल करके उसको अवार्ड बनवाया जाता है। 17 में जाके कोर्ट उस पर फिर जजमेंट और डिक्री करती है। तो उस डिक्री के अगेंस्ट अपील नहीं होती। एक चीज हमने ये पढ़ी थी। और क्यों क्यों नहीं होती? इसलिए नहीं होती कि चूंकि ये विद द कंसेंट ऑफ पार्टीज मैटर रेफर किया गया था, और जो मामला, जो सेटलमेंट विद द कंसेंट ऑफ पार्टीज होती है, उस पर अपील नहीं होती। और कोर्ट से मुराद हमने पीछे पढ़ा था डेफिनेशन क्लास में। यहाँ पे कोर्ट से मुराद वो कोर्ट होगी कि अगर मैटर आर्बिट्रेटर्स को रेफरेंस भेजने की बजाय सूट फाइल होता, और वो सूट जिस कोर्ट में जाता अकॉर्डिंग टू द पेक्यूनियरी एंड टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, जिस कोर्ट में जाता है, यहाँ जहाँ भी कोर्ट का वर्ड आएगा उससे मुराद वही कोर्ट होगी। तो आज हमारा चैप्टर जो है 15 है। वैसे ये जर्नल चैप्टर है, जर्नल क्लासेज इसमें बयान की गई हैं। जो इम्पॉर्टेंट पोर्शन है वो हम इसका पढ़ चुके हैं, जिसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शंस अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो वो सेक्शन 15, 16 एंड 30 हैं इसके अंदर। तो आज हम ये डिस्कस भी करेंगे, सेक्शन 30 के साथ 15 और 16 को भी देख लेंगे। सेक्शन 26 है एप्लीकेशन ऑफ चैप्टर। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर शैल अप्लाई टू ऑल आर्बिट्रेशंस। ये कह रहे हैं कि इस चैप्टर के अंदर जो भी प्रोविजंस दी गई हैं वो तमाम आर्बिट्रेशंस पर लागू होंगी। सेक्शन 26 ए है अवार्ड टू सेट आउट रीजंस। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है सीपीसी के अंदर भी, वैसे भी कॉमन सेंस भी यही है कि जब आप कोई डिसीजन करते हैं या कोर्ट्स जजमेंट्स देती हैं, या यहाँ पे जो अवार्ड सुनाया जा रहा है, तो जो एक डिसीजन डिसाइडिंग लाइन होती है, डिसीजन पैराग्राफ आपका होता है, उसके पीछे कोई ना कोई बैकिंग होनी चाहिए, कोई ग्राउंड्स होनी चाहिए जिसकी बुनियाद पे आप वो डिसीजन दे रहे हैं, कोई रीजनिंग होनी चाहिए जिसकी बुनियाद पे आप वो अवार्ड सुना रहे हैं। मतलब कोर्ट है, पार्टीज हैं, वो कन्विंस तो हो सकें जो आपने डिसीजन दिया है उसके पीछे कोई चीज बैकिंग, कोई बैकिंग है, कोई चीज उसके पीछे है जिसकी बेस पे ये डिसीजन दिया गया या रिलाय किया गया। तो 26 ए में यही बात बताई गई है, द आर्बिट्रेटर्स आर अंपायर शैल स्टेट इन द अवार्ड द रीजंस फॉर अवार्ड इन सफिशिएंट डिटेल टू एनेबल द कोर्ट टू कंसीडर एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइजिंग आउट ऑफ द अवार्ड। ये आर्बिट्रेटर या अंपायर जब भी कोई अवार्ड सुनाएंगे वो सफिशिएंट डिटेल उसमें ऐड करेंगे, रीजनिंग देंगे, ताकि अगर उसमें कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज होता है उस अवार्ड से तो कोर्ट उसको कंसिडर कर सके, समझ सके। तो इसलिए जब भी कोई अवार्ड सुनाएगा उसके पीछे रीजनिंग जरूरी होगी। सब क्लास 2 है वेयर द अवार्ड डज नॉट स्टेट द रीजन इन सफिशिएंट डिटेल। अगर अवार्ड जो सुनाया गया, जो डिसीजन किया गया, उसके पीछे सफिशिएंट डिटेल रीजनिंग नहीं दी गई, देन क्या होगा? कोर्ट शैल रिमिट द अवार्ड टू द आर्बिट्रेटर्स। रिमिट हमने सेक्शन 16 में पढ़ा था, वापस भेज देगी उस उन्हीं आर्बिट्रेटर्स या अंपायर के पास कि उस मैटर को रिकंसिडर करें। Shall remit the award to the arbitrators or umpire and fix the time within which the arbitrator or umpire shall submit the award together with the reasons in sufficient detail. कोर्ट वापस भेज देगी आर्बिट्रेटर या अंपायर के पास और टाइम फिक्स कर देगी कि उस टाइम के अंदर अंदर आर्बिट्रेटर्स या अंपायर जो हैं वो अवार्ड सबमिट करवाएंगे कि क्या किसके साथ? सफिशिएंट डिटेल रीजनिंग के साथ। provided that any time so fixed may be extended by subsequent order of the court। जो टाइम कोर्ट ने एक दिया है जिसके अंदर उन्होंने अवार्ड सबमिट करवाना है, मजीद उस टाइम को भी ये कोर्ट की पावर है कि वो बढ़ा सकती है। सबसेक्शन 3 है एन अवार्ड रिमिटेड अंडर सबसेक्शन 2 shall become void on failure of arbitrators or umpire to submit in the accordance with direction of court।
अगर वो टाइम के अंदर अंदर या जो टाइम एक्सटेंड किया गया उसके अंदर अंदर आर्बिट्रेटर या अंपायर सबमिट नहीं करवाते अवार्ड, तो फिर क्या होगा? वाइड हो जाएगा, वो अवार्ड क्या हो जाएगा? वाइड हो जाएगा। ये पीछे भी हमने पढ़ा था सेक्शन 16 सब सेक्शन 3 के अंदर के कोर्ट जब रिमिट करती है रिकंसिडरेशन के लिए, जब आर्बिट्रेटर्स ने कोई मैटर लीव कर दिया, उसको डिटरमिन नहीं किया, या उन्होंने अपनी पावर से आगे जाके कुछ ऐसे इश्यूज को रिजॉल्व कर दिया जो उनको आर्बिट्रेशन के लिए दिए नहीं गए थे, तो कोर्ट रिकंसिडरेशन के लिए रिमिट करती है और एक टाइम पीरियड देती है। उस टाइम को मजीद एक्सटेंड भी किया जा सकता है, लेकिन उसमें अगर आर्बिट्रेटर या अंपायर फेल हो जाते हैं तो वहां भी ये कहा गया था कि वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट या अवार्ड जो है वाइड हो जाएगा, उसकी कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं रहेगी। यहाँ भी यही बात की गई है। इसका सेक्शन 27 है पावर ऑफ आर्बिट्रेटर्स टू मेक एन इंटरिम अवार्ड अनलेस डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स इन द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंदर कोई ऐसी चीज अगर अपेरेंटली बयान नहीं कर दी गई, कोई इंटेंशन नहीं शो की गई, द आर्बिट्रेटर्स आर अंपायर मे इफ दे थिंक फिट, अगर आर्बिट्रेटर या अंपायर को लगता है, मुनासिब लगता है, मेक एन इंटरिम अवार्ड, कि वो इंटरिम अवार्ड सुना सकते हैं। एंड ऑल रेफरेंसेस इन दिस एक्ट टू एन अवार्ड शैल इंक्लूड रेफरेंसेस टू एन इंटरिम अवार्ड मेड अंडर सबसेक्शन 1। All references in this act to an award shall include references to an interim award made under subsection 1। Mean to say कि जो interim award है ये उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी स्टैंडिंग, उसकी लीगलिटी ऐसे ही है जैसे कंप्लीट अवार्ड की होती है। सेक्शन 28 है पावर टू कोर्ट ओनली टू enlarge टाइम फॉर मेकिंग अवार्ड। The court may, if it thinks fit, whether the time for making the award has expired or not, and whether the award has been made or not, enlarge from time to time the time for making the award। कोर्ट अगर चाहेगी, अगर कोर्ट मुनासिब समझेगी, अवार्ड सुनाने का टाइम एक्सपायर हो चुका है या अभी नहीं हुआ और अवार्ड सुनाया गया है या अभी तक नहीं सुनाया गया, क्या करेगी? टाइम टू टाइम अगर कोर्ट को मुनासिब लगता है तो वो टाइम एक्सटेंड, टाइम पीरियड जो उसने दिया हुआ है उसको एक्सटेंड कर सकती है, इनलार्ज कर सकती है। ये पावर किसकी है? कोर्ट की है। कोर्ट की पावर के बगैर ये टाइम एक्सटेंड नहीं होता। आर्बिट्रेटर्स और अंपायर आर बाउंड टू जो है सबमिट अवार्ड, अनाउंस अवार्ड विद इन गिवन पीरियड, विद इन गिवन टाइम फ्रेम। इसकी सब सेक्शन 2 है एनी प्रोविजंस इन एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट वेयर बाय द आर्बिट्रेटर्स और अंपायर मे एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टीज टू द एग्रीमेंट enlarge the time for making the award shall be wide and of no effect। सेक्शन 2 में क्या कहा गया कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंदर कोई ऐसी क्लाज अगर दे गई है जिसके जरिए आर्बिट्रेटर या अंपायर जो है वो पार्टीज की कंसेंट के बगैर, हाँ अगर पार्टीज, सारी पार्टीज कंसेंट दे देती हैं कि टाइम पीरियड बढ़ा दिया जाए, एक्सटेंड कर दिया तो ठीक है, अदरवाइज अगर अंपायर या आर्बिट्रेटर अपनी तरफ से टाइम बढ़ाएंगे तो दैट अवार्ड शैल बी वाइड और उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होगा, कोई लीगल फोर्स नहीं रहेगी। तो इन शॉर्ट की टाइम एक्सटेंड करने का, टाइम इनलार्ज करने की पावर किसके पास है? कोर्ट के पास है। सेक्शन 29 है इंटरेस्ट ऑन अवार्ड्स। इंटरेस्ट आपने सीपीसी के अंदर भी पढ़ा हुआ है, सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर भी, और यहाँ भी इंटरेस्ट का कंसेप्ट दिया गया है। तो हम देखते हैं यहाँ इंटरेस्ट किस तरह होता है और किसकी पावर है ये इंटरेस्ट लगाने की। Where and insofar as an award is for the payment of money, the court may in the decree order interest from the date of decree at such rate as the court deems reasonable to be paid on the principal sum as adjudged by the award and confirmed by the decree। It's okay। सीपीसी में हमने ये पढ़ा था कि जजमेंट से पहले, डिक्री से पहले का जो टाइम पीरियड है उस पर भी इंटरेस्ट लागू हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। टाइम पीरियड डिफरेंट जो होते हैं वो कहीं भी कोर्ट जो है वो इंटरेस्ट दे सकती है। और यहाँ पे ये बताया गया है कि पहली तो ये बात है कि ये पावर किसकी है? इंटरेस्ट लगाने की। इंटरेस्ट लगाने की पावर कोर्ट की है। किसकी है? ओनली कोर्ट की पावर है। ये आर्बिट्रेटर या अंपायर के पास कोई पावर नहीं है कि अवार्ड सुनाने के टाइम वो कोई इंटरेस्ट लगा देंगे। ये सिर्फ कोर्ट की पावर है। वेयर एंड इन सो फार एज एन अवार्ड इज फॉर द पेमेंट ऑफ मनी, अवार्ड रकम की अदायगी के हवाले से है। द कोर्ट में इन द डिक्री ऑर्डर इंटरेस्ट, जब वो रूल ऑफ कोर्ट बनेगा, जजमेंट होगी, उस पर डिक्री आएगी, तो कोर्ट उस डिक्री के टाइम उस पर इंटरेस्ट का ऑर्डर कर सकती है। कब? फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री, पहले नहीं, अवार्ड से पहले नहीं, जिस दिन कोर्ट डिक्री करेगी उससे लेके ऑनवर्ड जो है कोर्ट इंटरेस्ट का ऑर्डर कर सकती है। समझ गए?
एंड एट सच रेट एज द कोर्ट डीम्स रीजनेबल, और कितने परसेंट के हिसाब से किस रेट से लगाना है वो जैसे कोर्ट को मुनासिब लगेगा। टू बी पेड ऑन द प्रिंसिपल सम पे वो इंटरेस्ट लगेगा एज एडजस्ड बाय द अवार्ड, जो अवार्ड के जरिए सुनाई गई है और बाद में वो डिक्री में कंफर्म कर दी गई है वो रकम, तो उस प्रिंसिपल सम पे इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट कोर्ट लगाएगी और डिक्री डेट से अनवर्ड होगा। पिछली डेट्स में कोई अवार्ड आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर किसी ऐसे इंटरेस्ट का कोई कंसेप्ट नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 30, हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और ये दूसरे सेक्शन के साथ इंटरलिंक भी है। ग्राउंड्स फॉर सेटिंग असाइड अवार्ड, कौन सी ऐसी ग्राउंड्स हैं जिनकी बेस पे जो है अवार्ड को सेट असाइड किया जा सकता है। एन अवार्ड शैल नॉट बी सेट असाइड एक्सेप्ट ऑन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स। अवार्ड जो है उसको फाइनलिटी होती है, ये चीज हमने इसके शेड्यूल 1 के अंदर पढ़ी थी आर्बिट्रेशन एक्ट की, जिसके अंदर इम्प्लाइडली जो एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन है वो पार्ट समझी जाती हैं एग्रीमेंट का। उसके अंदर हमने पढ़ा था कि अवार्ड फाइनलिटी होगी, उसकी बाइंडिंग फोर्स होगी पार्टीज पे। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि तीन ऐसी ग्राउंड्स दी गई हैं जिनकी बेस पे किसी अवार्ड को सेट असाइड किया जा सकता है। नंबर 1 है दैट एन आर्बिट्रेटर और अंपायर हैज मिसकंडक्टेड हिमसेल्फ आर द प्रोसीडिंग्स। ठीक है। इसकी क्लास बी है दैट एन अवार्ड हैज बीन मेड आफ्टर द इशू ऑफ एन ऑर्डर बाय द कोर्ट सुपरसीडिंग द आर्बिट्रेशन और आफ्टर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स हैव बिकम इनवैलिड अंडर सेक्शन 35। इसकी क्लास सी है दैट एन अवार्ड हैज बीन इम्प्रॉपरली प्रोक्योर्ड और इज अदरवाइज इनवैलिड। तीन ग्राउंड्स दी गई हैं। यहाँ पे जो पहली ग्राउंड है वो है कि आर्बिट्रेटर या अंपायर ने मिसकंडक्ट किया है प्रोसीडिंग्स को, या उसने पर्सनली जो है उसने कोई मिसकंडक्ट किया है। यहाँ हमने समझा मिसकंडक्ट क्या होता है। मिसकंडक्ट पहले भी हम पढ़ चुके हैं, इस पे मैंने दोबारा इसको आउटलाइन भी इसकी की है। मिसकंडक्ट का मतलब है आर्बिट्रेटर या अंपायर हैव फेल टू परफॉर्म ड्यूटी ऑफ मेंटेनिंग इम्पार्शियलिटी। अंपायर या आर्बिट्रेटर की ये जिम्मेदारी है, दे आर ड्यूटीफुल, कि वो बाउंड हैं कि जब भी वो अवार्ड सुनाएंगे उस दौरान प्रोसीडिंग के दौरान वो इम्पार्शियल रहेंगे, वो किसी एक पार्टी की साइड पर उनका झुकाव नहीं होगा। अगर वो ऐसा नहीं है तो ये मिसकंडक्ट के जमरे में आता है। सेकंड ये है कि अगर वो फेल हो गए हैं, क्या किस बेस पे, फॉर जस्ट एंड प्रॉपर असेसमेंट एवुलेशन and consideration of facts, circumstances, evidence and material produced and relied upon by the parties। अगर कोई ऐसे फैक्ट्स हैं, सर्कमस्टांसेस हैं, एविडेंस है, फैक्ट्स है, डॉक्यूमेंट्स हैं जिस पे पार्टीज रिलाय कर रही हैं, उनको वो जस्ट एंड प्रॉपर असेसमेंट करने में फेल हो गया तो ये भी मिसकंडक्ट के जमरे में आता है। और जब मिसकंडक्ट होगा तो अवार्ड सेक्शन 30 के अंदर सेट असाइड हो जाएगा। इसकी क्लास बी है दैट एन अवार्ड हैज बीन मेड आफ्टर द इशू ऑफ एन ऑर्डर बाय द कोर्ट सुपरसीडिंग द आर्बिट्रेशन। अवार्ड सुनाया गया कब? जब कोर्ट ने सुपरसीड कर दिया था, आपने ऑर्डर के जरिए उस ऑर्डर अवार्ड की प्रोसीडिंग को रुकवा दिया था, या उसको इनवैलिड करार दे दिया, या उसको वाइड करार दे दिया। उसके बाद अगर कोई अवार्ड सुनाया जाता है तो वो सेट असाइड हो जाएगा, उसको सेट असाइड करवाया जा सकता है। और आफ्टर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स हैव बिकम इनवैलिड अंडर सेक्शन 35। सेक्शन 35 के अंदर अगर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स को इनवैलिड करार दे दिया गया तो फिर भी हम सेक्शन 30 के अंदर उसको सेट असाइड करवा सकते हैं। और सेक्शन 35 के इफेक्ट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स ऑन आर्बिट्रेशन, होता यह है कि एक डिस्प्यूट है, उस का कोर्ट के अंदर भी सूट चल रहा होता है और आर्बिट्रेशन के सामने भी प्रोसीडिंग हो रही होती है। तो अगर वो पूरे का पूरा मैटर आर्बिट्रेशन के अंदर है, क्या है, पूरे का पूरा मैटर डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन के अंडर है, उस पर प्रोसीडिंग हो रही है, तमाम पार्टीज उसमें इन्वॉल्व हैं और उसका नोटिस तमाम पार्टीज को हो चुका है, तो उसके बाद अगर कोई लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है और उस पर कोई स्टे नहीं अगर ग्रांट किया जाता इस हवाले से, तो फिर अगर वो कोई प्रोसीडिंग तमाम पार्टीज होल डिस्प्यूट और तमाम पार्टीज को नोटिस हो चुका है, होल सब्जेक्ट मैटर है, और उस पे अगर कोई स्टे ग्रांट नहीं कर दिया जाता तो उसके बाद अगर लीगल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट होती हैं तो उसके बाद की जो कार्रवाई है वो अगर जारी रहती है तो वो इनवैलिड हो जाएगी। इस बेस पे भी हम सेक्शन 30 के अंदर सेट असाइड कर सकते हैं अवार्ड।
और इसकी क्लास 3 थी दैट एन अवार्ड हैज बीन इम्प्रॉपरली प्रोक्योर्ड और इज अदरवाइज इनवैलिड। अगर उस अवार्ड को किसी मुनासिब तरीके से जो है नहीं अवार्ड सुनाया गया या वो इम्प्रॉपर है, तो अपेरेंटली यही लग रहा है, ऑब्वियसली यही शो हो रहा है कि ये इम्प्रॉपर अवार्ड है, इनवैलिड है, तो इस बेस पे भी उसको सेट असाइड किया जा सकता है। तो इसके साथ साथ सेक्शन 30 के साथ साथ हमने पीछे सेक्शन 15 में पढ़ा था ग्राउंड्स ऑन विच कोर्ट मॉडिफाई द अवार्ड। कौन सी ग्राउंड्स हैं जिन बेस पे कोर्ट मॉडिफाई कर सकती है। सेक्शन 16 में हमने पढ़ा था कि ग्राउंड्स ऑन विच कोर्ट रिमिट द अवार्ड। रिमिट का मतलब रिमांड कर देना आर्बिट्रेटर्स या अंपायर को। और सेक्शन 30 में क्या है, सेटिंग असाइड द अवार्ड। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि आप सेक्शन भी इसके आपको याद होने चाहिए, सेक्शन 15 एंड 16 एंड 30 किन किन ग्राउंड्स पे मॉडिफिकेशन होगी अवार्ड में, किन ग्राउंड्स पे रिमिट होगा अवार्ड और किन ग्राउंड्स पे सेट असाइड होगा। तो इन सेक्शंस को आपने अच्छे से तैयार करना है। थैंक यू, इंशाल्लाह इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।